इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज में है। आपने देखा होगा एक पॉलिटिशियन को अरेस्ट किया था पंजाब पुलिस ने दिल्ली से, इसलिए ये न्यूज में है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया इस आदमी को, पॉलिटिशियन को, और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के अगेंस्ट किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया। पंजाब पुलिस के अगेंस्ट कि किडनैप कर लिया दिल्ली से। क्यों लगा दिया चार्ज? क्योंकि देखो जो पुलिस है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो स्टेट लिस्ट में आता है। लॉ एंड ऑर्डर हुआ या आपका पुलिस हुआ, ये सब क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं। एक है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है जो भी सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए हैं। एक है स्टेट लिस्ट, जिसमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉ बनाती है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तीसरे नंबर की आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं, लॉ बना सकती हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वो ही प्रिवेल होगा, वो ही माना जाएगा। तो ये पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और एक दायरा स्टेट का है। तो एक स्टेट में पुलिस का, जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, यानी कि जैसे मान लो ये दिल्ली है और दिल्ली में जो पुलिस है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर, यानी कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। फिर भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो हरियाणा पंजाब का लेते हैं, तो हरियाणा में जो ये एरिया है, हरियाणा की टेरिटरी है, तो वहाँ पे अधिकार है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हरियाणा पुलिस का। पंजाब में रहेगा पंजाब का। तो अभी पंजाब पुलिस ने ये अरेस्ट किया दिल्ली से इस पॉलिटिशियन को, तो ये किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया पंजाब पुलिस के ऊपर। तो ये डिबेट चल गई है कि इंटर स्टेट पुलिस कॉपरेशन या पुलिस जुरिस्डिक्शन के ऊपर, कि पुलिस का दायरा है जो पावर का वो कहाँ तक है, और इंटर स्टेट पुलिस कॉपरेशन का क्या मतलब है। इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो वो दूसरी पुलिस कॉपरेट करती है, इस मामले में सहयोग देती है। तो किस तरह से सहयोग देती है? क्या इसके लिए हमारे संविधान में कुछ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या इसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है? ये सब क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये कुछ क्या है, देखो अभी ये है कि ये टॉपिक ऑफ जस्टिस है, न्याय का एक टॉपिक है, लेकिन अभी इसकी वजह से जब ये अरेस्ट किया है पॉलिटिशियन को तो पॉलिटिकल राइवलरी शुरू हो गई है। तो ये फेयरनेस और इक्वलिटी के लिए भी एक चैलेंज है, चुनौती है। तो देखते हैं कि इंटर स्टेट जब अरेस्ट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये गिरफ्तारी होती है किसी आदमी की, तो उसका प्रोसीजर क्या है। ये एंट्री 2 है लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 की बात हो रही है। 7th शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट लिस्ट है, जो सेकंड लिस्ट मानी जाती है स्टेट लिस्ट, उसमें जो पुलिस है और पुलिस के सारे मैटर, इन पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है और वो ही एडजुडिकेट कर सकती है। यानी कि जो क्रिमिनल है, पर्टिकुलर स्टेट में क्रिमिनल है, उसको वहीं की, जैसे मान लो अगर मान लो एमपी में कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, तो एमपी की, मध्य प्रदेश की पुलिस ही उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन सर्टेन केसेस में कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, स्थिति हैं, जिनमें लॉ अलाउ करता है, कानून अलाउ करता है कि पुलिस, एक स्टेट की पुलिस है, वो दूसरे स्टेट में जाके भी अक्यूज्ड को, आरोपी को, जो आरोपी है, मान लो किसी पे आरोप लगाया कि इसने कोई अपराध किया है, तो उस आरोपी को दूसरे स्टेट में जाके भी गिरफ्तार कर सकती है। कुछ सर्कमस्टेंसेज हैं, वो कौन सी हैं स्थिति, सिचुएशन, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इसका मतलब ये हुआ 2 केसेस में, यानी कि 2 तरीके से एक स्टेट की पुलिस, जैसे मान लो राजस्थान की पुलिस अगर गुजरात में जाके अरेस्ट करना चाहे तो 2 तरीके से अरेस्ट कर सकती है राजस्थान से जाके गुजरात में। पहला है अगर कंपिटेंट कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाल दे, जैसे मान लो राजस्थान में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ये अरेस्ट वारंट निकाल दे, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है वो अरेस्ट वारंट निकाल दे कि इसका गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, अब जाके पुलिस गुजरात में जाके उसे आदमी को अरेस्ट कर सकती है, पूरा अधिकार है उस राजस्थान की पुलिस को। दूसरा है अगर अरेस्ट वारंट इशू भी नहीं किया, मान लो कंपिटेंट कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू नहीं किया, तो भी राजस्थान की पुलिस गुजरात में जाके उसको अरेस्ट कर सकती है। कैसे? अगर लोकल पुलिस कोऑपरेट करे तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। जैसे मान लो राजस्थान की किसी डिस्ट्रिक्ट से, मान लो जयपुर से राजस्थान से गया और गांधीनगर में जाकर अरेस्ट करना है, तो गांधीनगर की जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगी राजस्थान की पुलिस, फिर जाके वो अरेस्ट कर सकती है। तो 2 केसेज हैं। अब जो स्टेट पुलिस है
स्टेट पुलिस देखो रेगुलरली ऐसे काम करती है कि दूसरे स्टेट में जाके अरेस्ट करती है और लोकल जो पुलिस होती है वो सहायता करती है, असिस्टेंस करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मल सिचुएशन में करती रहती है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, लोकल पुलिस को सिर्फ इन्फॉर्म करती है अरेस्ट करने से पहले या अरेस्ट करने के बाद, मियरली इन्फॉर्म करती है। मियरली का मतलब है ओनली, केवल सिर्फ सूचना देती है। जैसे राजस्थान की पुलिस गई गुजरात में अरेस्ट करने, तो राजस्थान की पुलिस सिर्फ लोकल पुलिस को सूचना दे देगी अरेस्ट करने से पहले या गिरफ्तार करने के बाद। तो नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है। लेकिन जब मान लो कहीं पे पॉलिटिकल इंटरफेयर है, तो तब जाके ये सारे इशू रेज हो जाते हैं। जैसे अभी ये इशू रेज हुआ है, पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया इसको। तो लॉ क्या कहता है, चलो ये तो हमने प्रोसीजर जान लिए। दो कौन से प्रोसीजर थे, अगर कंपिटेंट कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाले, अगर अरेस्ट वारंट ना भी निकाले तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करके गिरफ्तार कर सकती है एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाके। लॉ क्या कहता है, कानून सीआरपीसी जो बना हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो एक्ट है सेक्शन 79 इसका ये कहता है इंटर स्टेट अरेस्ट की जा सकती है लॉ के आधार पे अगर कंपिटेंट कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाले। वही सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर डिस्कस किया, अगर कोर्ट अरेस्ट वारंट निकाले तो कर सकता है। इसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर है, किस तरह से अरेस्ट वारंट निकलेगा, किस तरह से गिरफ्तार करेगा, इसके अरेस्ट का डिटेल्ड प्रोसीजर इस सेक्शन 79 में दिया हुआ है, सेक्शन 79 में। लेकिन जो पुलिस की पावर है किसी अक्यूज्ड को अनदर स्टेट में गिरफ्तार करने की बिना वारंट के, विदाउट वारंट के अरेस्ट करने की, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया है इस सेक्शन 79 में, कि अगर उस पुलिस के पास अरेस्ट वारंट ना हो, कोर्ट के द्वारा जारी किया हुआ, मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया हुआ, तो इसका प्रोसीजर इसमें नहीं दिया हुआ है। सेक्शन 48 क्या कहता है सीआरपीसी का, ये कहता है कि पुलिस के पास पावर तो है लेकिन ये प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया है। पुलिस के पावर है कि एक स्टेट से जाकर दूसरे स्टेट में अरेस्ट कर सकती है, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है, डिटेल में प्रोसीजर नहीं दिया है किस तरह से गिरफ्तार करेगी। सेक्शन 48 मियरली सेज, सेक्शन 48 में सिर्फ इतना लिखा है, इतना कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकता है दूसरे स्टेट में जाके, अगर वो पर्सन के ऑथराइज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकता है और परस्यू कर सकता है सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके पुलिस अरेस्ट कर सकती है पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके, और इस अरेस्ट को आगे परस्यू कर सकती है। परस्यू का मतलब आगे प्रोसेस को चला सकती है। लेकिन जो ये परस्यू वर्ड लिखा हुआ ना, इसको लेके डिबेट चल जाती है। जो सेक्शन 48 में परस्यू लिखा हुआ है, इसको लेके सारी ये डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है कि वर्ड परस्यू का मतलब है क्या। एक तरीके से इसका सेक्शन का मतलब है, इस सेक्शन में परस्यू का मतलब कि जब भी स्टेट पुलिस, मान लो स्टेट पुलिस घुसेगी दूसरे स्टेट में, मान लो चेज करते हुए घुस रही है। चेज का मतलब ये इधर है राजस्थान और इधर है भाई साहब गुजरात, तो ये मान लो राजस्थान की पुलिस एक क्रिमिनल अपराधी के पीछे भाग रही है और भागते 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 अपराधी घुस जाता है गुजरात में, गुजरात की बाउंड्री के अंदर आ जाता है, तो चेज करते हुए चलेगी। दूसरा एक ये हो सकता है कि मान लो पहले से ही ये अपराधी गुजरात में रह रहा है और किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी राजस्थान की पुलिस चौकी में, और जब राजस्थान की पुलिस वो पहले से गुजरात में रह रहा है तब उसको अरेस्ट करने गई। तो दो केसेस हो गए, एक तो चेज करते हुए यानी कि उसके पीछे भागते हुए चली गई पुलिस, दूसरा ऑलरेडी रह रहा है गुजरात में तब पकड़ने गई है। तो दो केस आ गए इसमें। परस्यू का मतलब दो तरीके से हो सकता है, यानी कि या तो चेज करते हो या फिर वो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है अनदर स्टेट में, तो इन्वेस्टिगेशन में वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। मान लो उसके ऊपर जांच चल रही है और ये कॉपरेट नहीं कर रहा है, एक ए बंदा जो गुजरात में बंदा रह रहा था, मान लो ए बंदा पहले से ही इसके ऊपर आरोप लगे, राजस्थान पुलिस में केस रजिस्टर है और ये कॉपरेट नहीं कर रहा गुजरात से, कि इसे राजस्थान की पुलिस बुला रही है कि आप यहाँ पे आओ और आप अपना सफाई में क्या कहोगे, लेकिन ये ए पर्सन आ नहीं रहा है, तो फिर इसको जाके अरेस्ट करने जा सकती है। ये दो तरीके से परस्यू का यूज हो सकता है इसमें, इस सेक्शन में, सेक्शन 48 में। तो इसलिए क्योंकि क्लियरली तो डिफाइन किया नहीं गया है, तो डिबेट इसलिए चलती रहती है। तो दो तरीके से हो सकता है इसमें यूज। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है अरेस्ट के बारे में, आर्टिकल 22 क्लाउज 2, ये हमारे फंडामेंटल राइट में आता है। ये बोलता है आर्टिकल 22, हर एक पर्सन जिसको भी अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार या डिटेंड कर लिया, कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया, उसे जब पुलिस ने अरेस्ट किया है
तो विद इन 24 आवर, उस अरेस्ट के 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट में मजिस्ट्रेट होता है भाई साहब, जज होता है, उसके सामने 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा। और इस 24 घंटे में जर्नी टाइम नहीं आएगा, यानी कि जो टाइम लगा ना, मान लो यहाँ से ए प्लेस से अरेस्ट किया और ये डिस्ट्रिक्ट में लेके जा रहे हैं इसे, और डिस्ट्रिक्ट मान लो बहुत दूर है या कहीं जाम लग गया, जर्नी में टाइम लग गया, जर्नी में ही टाइम लग गया मान लो 25 घंटे या 28 घंटे, ये जर्नी वाला टाइम काउंट नहीं होगा 24 घंटे में। 24 घंटे अरेस्ट किया है जर्नी टाइम को एक्सक्लूड करके। जर्नी टाइम है जो यात्रा का टाइम है, समय, उसे घटा देंगे, और उसे घटाने के बाद जो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। मान लो ये अरेस्ट करके ले आई, जर्नी टाइम को हटा दें, यहाँ ए प्लेस से अरेस्ट किया और चौकी में पुलिस ले गई, बी प्लेस पे चौकी है, ये जर्नी टाइम हटा दिया। अब चौकी में जब से डाला है, यहाँ से 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। कोई भी पर्सन जो भी डिटेंड किया है, कैद किया है, अरेस्ट किया है, वो मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी के बिना जितना भी टाइम के लिए उसे अरेस्ट करने के लिए बोला है, मान लो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि 2 दिन के लिए रिमांड में रखो या कैसे भी, तो 2 दिन तक ही उसे रखा जा सकता है, उसके बाद उसे नहीं रखा जा सकता। मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर उसे अरेस्ट में, डिटेन में रखना होगा तो। ये सीआरपीसी के सेक्शन 56 और 57 में भी लिखा हुआ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 56 और 57 भी यही बात बोलता है जो आर्टिकल 22 क्लाउज 2 में लिखा हुआ है। अब कोर्ट इंटरस्टेट अरेस्ट को किस तरह से डिफाइन करता है, इसके लिए एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट का 2019 का जजमेंट है, केस ये आया था, वर्डिक्ट आया था, संदीप कुमार वर्सेस द स्टेट। इसमें गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये केस है, इस पूरा नाम है इस केस का। कोर्ट ने यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी कि इंटर स्टेट अरेस्ट जब भी की जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी गिरफ्तारी की जाएगी, तो उसके लिए कुछ ये गाइडलाइंस दी, रेगुलेशन जारी की। ये कहा जो पुलिस ऑफिसर है उसे अपने सुपीरियर से परमिशन लेनी ही पड़ेगी, मस्ट सीक परमिशन। यानी कि जैसे मान लो सब इंस्पेक्टर है, गिरफ्तार करने जा रहा है, तो इसको अपने सुपीरियर ऑफिस से, इंस्पेक्टर से लेनी पड़ेगी राइटिंग में परमिशन, या फिर फ़ोन पे भी ले सकता है, वो फ़ोन पे भी ले सकता है। जब वो किसी आदमी को, क्रिमिनल को, अपराधी को अरेस्ट करने जा रहा है दूसरे स्टेट में, तो वो लिखित में या फ़ोन पे परमिशन ले सकता है। दूसरा, उसे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, किस कारण वो अरेस्ट करने जा रहा है, वो राइटिंग में लिखना पड़ेगा वो रीजन। अरेस्ट वारंट भी लेना पड़ेगा कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा, तब गिरफ्तार कर सकता है, एक्सेप्ट इन एमरजेंट केसेज। अगर मान लो कोई एमरजेंसी केसेज है कि कोई मान लो आतंकवादी है, वो जरूरी है उसको गिरफ्तार करना, तो अरेस्ट वारंट लेना जरूरी नहीं है या राइटिंग में लिखना जरूरी नहीं है, उस केस में वो वारंट नहीं ले सकता, राइटिंग में नहीं ले सकता, वरना नॉर्मल सिचुएशन में राइटिंग में लिखेगा और अरेस्ट वारंट लेगा कोर्ट से। और दूसरे स्टेट में जाने से पहले वो पुलिस को, जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो कांटेक्ट करेगा, उसको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, तब जाके इन्वेस्टिगेशन करेगा वो, यानी कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अगर अर्जेंट केसेज हुआ तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। अगर मान लो इतना केस जरूरी है कि अगर आदमी को गिरफ्तार नहीं किया, हो सकता है वो कहीं पे बम वगैरह फोड़ दे, कहीं पे मान लो लगा रखा है उसने, या कहीं पे वो बंदूक वगैरह से किसी को मार दो, तो ऐसी अर्जेंट केसेज हैं, अर्जेंट सिचुएशन है, तो उसमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म ना भी करे तो भी चलेगा। ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है आगे सॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होती है अरेस्ट वगैरह में, यानी कि राजनेता जो हस्तक्षेप करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन को इम्पेडिमेंट करती है, यानी कि जो फेयर जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके मामले में बाधा डालती है अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सेकंड ARC है, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन है, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने भी ये नोटिफाइड किया था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है और पुलिस को अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करते हैं, तो ये पॉलिटिकल गेन के लिए, पर्सनल यूज के लिए पुलिस को नहीं यूज करना चाहिए। फेयर ट्रायल होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है मच नीडेड पुलिस रिफॉर्म लाने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रकाश सिंह गाइडलाइन 2006 के केस में भी जारी किया था, वो पुलिस रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो यही था इसके बारे में।